के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे मांग तालिका का अर्थ और इसके प्रकार। ठीक है, मांग तालिका को हम मांग अनुसूची के नाम से भी जानते हैं। तो कभी हमसे पूछ लिया जाए कि मांग अनुसूची किसे कहते हैं या मांग तालिका किसे कहते हैं, तो दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है, तो देखो मांग तालिका या मांग अनुसूची का क्या अर्थ है। लिखा है, मांग तालिका एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को बताती है। अर्थात यह वस्तु के मूल्य तथा उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को बताती है। कहने का मतलब है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा पेन। ठीक है, अब यहाँ पर एक तालिका मैं बना देती हूँ, जहाँ पर मैं पेन की प्राइस और क्वांटिटी दोनों को लिख देती हूँ। मैं लिखती हूँ जब पेन 2 रुपये का होता है तो यहाँ पर 4 पेन खरीदे जाते हैं। जब पेन 2 रुपये से बढ़कर 3 रुपये हो जाता है तो पेन की यहाँ पे मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर पेन 3 रुपये से बढ़कर 4 रुपये हो गया तो पेन क्या हो जाएगा, कीमत बढ़ गई तो इसको अब क्या खरीदा जाएगा, कम खरीदा जाएगा। तो ये क्या है, एक तालिका। मांग तालिका या मांग अनुसूची हमें किसी वस्तु की कीमत के आधार पर खरीदी जाने वाली मात्रा के बारे में बताती है। मांग अनुसूची या मांग तालिका हमें किसी भी वस्तु की, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर या इसके अदरवाइज आप कौन सी भी चीज़ें ले सकते हो। ठीक है, तो किसी वस्तु की कीमत के आधार पर 2, 3, 4 ये कीमत है, इन कीमत के आधार पर इनकी मात्राओं के बारे में बता रही है। हम भी क्या करते हैं, जब वस्तु सस्ती होती है तो अधिक खरीदते हैं और महंगी होती है तो कम खरीदते हैं। तो वही है कि मांग तालिका क्या है, एक ऐसी तालिका जो हमें बताती है कि कीमतों में परिवर्तन के आधार पर वस्तुओं में किस तरीके से परिवर्तन आता है, इस बात को बताती है मांग तालिका। और ये आगे बोला गया है कि ये क्या करती है, खरीदी जाने वाली मात्रा और कीमत के बीच फलनात्मक संबंध को बताती है। फलनात्मक संबंध का यहाँ अर्थ होता है कि क्या रिजल्ट आता है। जब 1 रुपये कीमत होती है तो 5 पेन बिक रहे हैं, और जब कीमत 1 रुपये से बढ़कर 5 रुपये हो जाता है तो मांग 5 से घटकर 1 हो जाती है। तो इनके बीच का परिणाम, कारण परिणाम को बोला गया है फलनात्मक संबंध। अब देखो प्रकार, यहाँ इसके 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला बताया गया है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरा बताया गया है बाजार मांग तालिका। तो नाम से ही स्पष्ट है, एक व्यक्ति कीमत के आधार पर किसी वस्तु की जो मात्राओं को खरीदता है उसे व्यक्तिगत मांग तालिका, और बाजार मांग तालिका मतलब बाजार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो सभी व्यक्ति कीमतों के आधार पर वस्तुओं की जो मात्रा को खरीदते हैं उसे बाजार मांग तालिका कहते हैं। किंतु अब हमें इसे एग्जाम में भी लिखना है, तो उसे किस तरीके से लिखना है उसके लिए हम इसे समझेंगे। पहले व्यक्तिगत मांग अनुसूची या व्यक्तिगत मांग तालिका को देखते हैं। इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर एक व्यक्तिगत क्रेता द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा को प्रकट करती है। व्यक्तिगत क्रेता, क्रेता मतलब खरीदने वाला, कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न कीमतों के आधार पर खरीदी जाने वाली वस्तु की विभिन्न मात्रा को बताती है। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है, कौन है, ये मोहन है। ठीक है, अब ये मोहन क्या कर रहा है, विभिन्न कीमतों के आधार पर वस्तु को खरीदता है। इसे हम एक तालिका द्वारा समझ सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक तालिका द्वारा हम समझेंगे। तो लिखा है कि मोहन क्या करता है, जब वस्तु की कीमत 1 रुपया होती है तो उसकी कितनी इकाइयों को खरीद रहा है, 4 खरीद रहा है। जब वस्तु की कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो गई तो मांग क्या हो गई, 4 से घटकर 3 हो गई। फिर उसी तरीके से कीमत 2 रुपये से बढ़कर 3 रुपये हो जाती है तो मांग क्या हो जाती है, 3 इकाइयों से घटकर 2 हो जाती है। फिर कीमत 3 रुपये से बढ़कर 4 रुपये होती है तो मांगी गई मात्रा या वस्तु की क्वांटिटी कितनी होगी, 2 से घटकर 1 हो जाती है। तो आ रहा समझ में, यहाँ मोहन क्या है, एक अकेला व्यक्ति, एक व्यक्ति की विभिन्न कीमतों के आधार पर वस्तु की खरीदी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को बताने वाली तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। फिर से सुनना,
एक व्यक्ति विभिन्न कीमतों के आधार पर जो वस्तु की विभिन्न मात्राओं को खरीदता है, विभिन्न मात्रा मतलब वस्तु की जितनी भी मात्राओं को खरीदता है अलग अलग कीमत पर अलग अलग मात्रा को, उस बात को कहा जाता है व्यक्तिगत मांग तालिका। अब इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे वस्तु X की कीमत बढ़ जाती है उसकी मांगी गई मात्रा कम हो रही है। ठीक है, ये वस्तु X यहाँ पे बताया गया है 1 2 3 4 और यहाँ बताई गई है वस्तु X की मांगी गई मात्रा। जैसे जब कीमत 1 रुपये प्रति इकाई होती है तो उपभोक्ता 4 इकाइयों की मांग करता है। दिख रहा है ना हमें यहाँ पे 1 रुपये कीमत होने पर 4 वस्तुओं को खरीद रहा है। और जब कीमत बढ़कर 4 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो मांगी गई मात्रा कम होकर 1 इकाई हो जाती है। अतः वस्तु की अपनी कीमत तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। आ गया समझ में? ज़्यादा घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको समझाती हूँ या जिस तरीके से जो मैं मैटर लिखती हूँ आपको वैसे ही लिखना है। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, आवश्यकता होती है बस समझने की। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि व्यक्तिगत मांग तालिका का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति विभिन्न कीमतों के आधार पर किसी वस्तु की जो अलग अलग मात्राओं को खरीदता है उस बात को दर्शाने वाली तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। फिर आप ये वाली तालिका बता सकते हो और इस तालिका को एक्सप्लेन कर सकते हो कि उपरोक्त तालिका में जब वस्तु की कीमत 1 रुपये होती है तो उसकी 4 इकाइयों को खरीदा जाता है और जब वस्तु की कीमत 1 रुपये से बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो उसकी मात्रा 4 से घटकर 1 हो जाती है। फिर आगे बताया गया है कि इस तालिका में वस्तु की कीमत और मात्रा दोनों में विपरीत संबंध को बताया गया है। विपरीत का मतलब उल्टा, कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और जब कीमत क्या होती है कीमत घटती है तो मांग क्या होने लग जाती है? कम होने लगती है। जैसे देखो कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 हुई, 2 से बढ़कर 3 हुई, 3 से बढ़कर 4 हुई, तो मांग भी क्या हुई? पहले 1 पर 4 थी, 2 पर 3 हुई, 3 पर 2 और 4 पर 1। अब ऑपोजिट ले लो, जब कीमत 4 रुपये थी तो 1 पेन खरीदा गया। अब कीमत 4 से घटकर 3 हो गई तो मांग क्या हो गई? 2 हो गई। मतलब मांग क्या हो रही है? यहाँ पे बढ़ रही है। फिर जब कीमत 3 रुपये से घटकर 2 रुपये हो गई तो फिर मांग क्या हो गई? 2 रुपये से बढ़कर 3 हो गई। तो ये ऑपोजिट संबंध है। ये P ऊपर की तरफ बता रहा है, मतलब जब प्राइस क्या होती है? बढ़ती है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे आज शक्कर 45 रुपये किलो है तो हम कितनी शक्कर लेकर आए? 1 किलो शक्कर लेकर आए। ठीक है, अब क्या हुआ? P मतलब प्राइस। अब शक्कर की कीमत कितनी हो गई? 30 रुपये हो गई है। तो हमने क्या करा? शक्कर कितनी ले ली? 5 किलो ले ली। मतलब क्वांटिटी को क्या कर दिया? हमने बढ़ा दिया। तो ये होता है विपरीत संबंध। अब इस तालिका को हमें चित्र द्वारा भी समझाना है। तो चित्र बहुत ही सिंपल है इसका। कितना आसान है, कुछ इस तरीके से हमें हमारी एक लाइन बनानी है जिसमें यहाँ OX अक्ष पर हमें वस्तु की मात्रा को बताना है, वस्तु की 1 2 3 4 क्वांटिटी, और PX पर हमें वस्तु की कीमत के बारे में बताना है। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 कीमत लिख दी और यहाँ हमने वस्तु की मात्रा लिख दी। और हमारी तालिका क्या थी? यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी। प्राइस 1 2 3 4 थी और क्वांटिटी थी कि कीमत 1 रुपये थी तो 4 वस्तु खरीद ली। कीमत बढ़ गई, 1 से 2 हो गई तो हमने मांग को कम कर लिया। तो कुछ इस तरीके से हमारी तालिका बनी थी। तो देखो, जब वस्तु की कीमत क्या है? 1 रुपया होती है तो उसकी कितनी मात्रा को खरीदा गया है? यहाँ पर 4 है ना। जब वस्तु की कीमत 2 रुपये होती है, जब वस्तु की कीमत 2 रुपये होती है तो कितनी मात्रा को खरीदा गया? 3। ये देखो 3। फिर वस्तु की कीमत 2 से बढ़कर 3 हो गई, 2 से बढ़कर 3 हो गई तो उसकी कितनी मात्रा को खरीदा गया है? यहाँ पर 2। ये 2 यहाँ पे आ गया। और जब वस्तु की कीमत कितनी हो जाती है? यहाँ पर 4, तो वस्तु की कितनी मात्रा को खरीदा गया? 1। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये तालिका यहाँ पर बन जाती है। DD मतलब डिमांड कर्व, ये मांग वक्र हमारे या मांग लाइन हमारे सामने आ जाती है। आया समझ में? बहुत ही सिंपल है और कर्व बनाने के साथ साथ इसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। तो लिखा है मांग वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर है, जो वस्तु की अपनी कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बता रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे मांग कम हो रही है ना। जैसे कि हमारा ये चित्र इस तरीके से बन रहा था। ठीक है, पहले 1 रुपये कीमत थी तो यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी थी। फिर कीमत 2 रुपये हुई तो मांग क्या हो गई? थोड़ी सी कम हो गई, ऐसा हो रही है अंदर की तरफ।
फिर 3 हुई तो मांग क्या हो गई और 2 पे आ गई, यहाँ पे 4 3 2, और जब कीमत 4 रुपये हुई तो मांग क्या हो गई ये 1, और यहाँ से हमारा मांग लाइन निकल के आ गई। तो ऐसे समझाया गया है, ठीक है। अब सेम व्यक्तिगत मांग वक्र की तरह ही बाजार मांग अनुसूची है। इसमें क्या लिखेंगे अपन, वहां पर एक व्यक्ति था, यहाँ एक से अधिक व्यक्ति हो गए। बाजार में तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो इन सभी व्यक्तियों की विभिन्न कीमतों के आधार पर जो मांग होती है, जो खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा जो होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाजार मांग। तो कैसे लिखेंगे कि प्रत्येक बाजार में किसी वस्तु के बहुत से उपभोक्ता होते हैं, अतः बाजार मांग अनुसूची उपभोक्ता की कुल मांग को प्रकट करती है। अर्थात बाजार मांग अनुसूची एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की बाजार में सभी उपभोक्ता की कुल मांग मात्रा को प्रकट करती है। सेम व्यक्तिगत की जगह यहाँ पे बाजार ले लो कि बाजार में, या फिर ऐसे बोलो कि बाजार मांग अनुसूची एक ऐसी अनुसूची होती है जो सभी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों के आधार पर की गई विभिन्न मांग मात्रा को बताने वाली तालिका बाजार मांग तालिका कहलाती है। जैसे 2 उपभोक्ता ले लिया, उपभोक्ता ए और उपभोक्ता बी ले लिया कि जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो ए ने क्या करा, 4 इकाइयों को खरीदा और बी ने क्या करा, 5 को खरीदा। अब ए के पास कम पैसे थे तो 4 खरीद लिए, बी के पास ज्यादा पैसे थे तो बी ने 5 खरीद लिए, क्योंकि हर एक उपभोक्ता अपने अपनी सुविधा के अनुसार वस्तु को खरीदता है। तो टोटल बाजार मांग कितनी हो गई, यहाँ पे 4 + 5 9 हो गई। फिर जब वस्तु कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 होती है तो ए उपभोक्ता अपनी खरीदी जाने वाली मात्रा को क्या कर देता है, 4 से 3 मतलब कम कर देता है, और बी क्या करता है, 5 से 4 कर देता है। तो अब मांग कितनी हो गई, 9 से 7। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ देखो मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर भी विपरीत संबंधी बताया जा रहा है कि कीमत के बढ़ने पर 1 2 3 4 कीमत के बढ़ने पर क्या हो रहा है, मांग में क्या हो रही है, कमी आ रही है। और कीमत के घटने पर पहले 4 थी तो 3 वस्तु खरीदा, अब कीमत क्या हो गई, 4 से घटकर 3 हो गई, तो मांग क्या हो गई, 3 से बढ़कर 5 हो गई। तो ऐसे अपन लेंगे, पहले 1 2 3 4 था, जब कीमत बढ़ी तो मांग क्या हुई, कम हुई, और जब कीमत घटी 4 3 2 1 हुई तो मांग क्या हो गई, 3 5 7 9। तो ये होता है विपरीत संबंध, जिसे ऋणात्मक संबंध भी कहते हैं। अब इसका भी एक वक्र है, जिसमें देख लो हमारी टेबल के अकॉर्डिंग बना लेंगे। हमारी टेबल में यहाँ पे लिखा था 1 2 3 4, ये क्या थी, प्राइस, और ये थी क्वांटिटी A + B मतलब बाजार में 2 उपभोक्ता थे। तो जब वस्तु कीमत 1 थी तो 9 इकाइयों को खरीदा गया, 2 थी तो 7 इकाइयों को खरीदा गया, 3 थी तो 5 इकाइयों को खरीदा गया, और 4 थी तो 3 इकाइयों को। ये हमारी मांग तालिका थी। देख लो जब कीमत 1 रुपये होती है तो कितनी इकाइयों को खरीदा गया, 9 कहाँ पर है, ये रहा, तो ये ठीक है। जब कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो मांग क्या हो जाएगी, कीमत बढ़ेगी। जब वस्तु के दाम बढ़ते हैं तो हम उसकी मात्रा को कम ही खरीदते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7, ये 7 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर जब कीमत 2 से बढ़कर 3 हो जाती है तो 5 उसकी मात्रा को खरीदा गया, 5 कहाँ पर है, ये रहा, और जब कीमत 3 से बढ़कर 4 हो जाती है तो मांग कितनी हो जाती है, 3 ये रहा। तो ये हमारी बाजार मांग आ जाती है, ठीक है। आगे समझ में, सेम व्यक्तिगत मांग की तरह ही क्या है, बाजार मांग। इसे कैसे स्पष्ट करेंगे, बाजार में ए और बी 2 क्रेता है, अतः उपरोक्त वक्र में बाजार मांग को प्रकट किया गया है जो उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को प्रकट करता है। जैसे कीमत 1 रुपये पर 1 रुपये इकाई है तो ए की मांग 4 इकाइयाँ हैं और बी की मांग 5 इकाइयाँ है। ये मैंने लिखा है ना, ए की 4 और बी की 5, तो टोटल कितनी है बाजार में, 9। तो इस तरीके से यहाँ ब्रैकेट में मैंने अलग अलग लिख दिया, ए और बी और उन दोनों का प्लस। फिर लिखा है इसी प्रकार जब कीमत 4 इकाइयाँ है अतः बाजार मांग वक्र ढलान भी ऋणात्मक है, जो यह दर्शाता है कि वस्तु की अपनी कीमत तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध है। जैसे व्यक्तिगत मांग में विपरीत संबंध है, वैसे ही बाजार मांग में है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो डाउट के लिए कमेंट्स बॉक्स है जिसमें लिखकर दूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।